हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस स्टडी सेंटर। मैं प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट तक चर्चा कर चुके थे। आज हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे, इसलिए आगे हम क्लास को आगे करते हुए कल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा किए थे। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज अपॉन टाइम। यही कल हम सीख चुके थे। इसे डिनोट करते हैं आई से, और चार्ज को क्यू से, और टाइम को टी से, यानी कि कूलम बटा सेकेंड। यानी इसको हमारा ऐसा यूनिट था एम्पियर को 1 कूलम बटा 1 सेकेंड लिखे थे। 1 एम्पियर का तुम लोग को इसका जो डेफिनेशन होता है 1 एम्पियर का, वो हम आप लोग को लिखा चुके हैं। अब इसके आगे बताएंगे थोड़ा सा। 2 पॉइंट था कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो बराबर माइक्रो म्यू से डिनोट करते हैं। किस चीज से म्यू डिनोट किया जाता है, यानी 1 म्यू एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। इसके आगे एक न्यूमेरिकल बताना है। चलो इसके आगे अब यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय मीट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सेक्शन द फिलामेंट इन 1 सेकेंड। यानी कह रहा है कि ये करंट है, 1 एम्पियर का करंट जो किसी फिलामेंट के इलेक्ट्रिक बल्ब में जा रहा है, तो उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या फार्मूला बताए थे, Q बराबर N। इस फार्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। यानी हमें दिया क्या क्या है, करंट दे दिया है 1 एम्पियर, और हमें टाइम भी दे दिया है 1 सेकेंड। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें चार्ज पता ही नहीं है, चार्ज पहले निकालेंगे। चार्ज कितना है, चार्ज पता रहेगा तभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नहीं, इसीलिए सबसे पहले चार्ज निकाले। यहाँ I बराबर Q/T, तो I बराबर हो जाएगा Q/T। तो यहाँ ये I जो है इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। अब Q पता नहीं है, अब Q को Q ही, और 1 सेकेंड दिया हुआ, तो यहाँ Q निकल के आया 1 कूलम, यहाँ Q निकल कर आ गया 1 कूलम। यानी कि अब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले से Q बराबर ME निकाल सकते हैं। चार्ज हमें पता चल गया 1 कूलम है, N हमारा निकालना है, और हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो N की वैल्यू करना है, तो इधर अब बटा में चला आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब हम पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि जब ये माइनस है, जब इसको उलट देते ये प्लस में चला जाता है। 10⁻+19/1.6। अब तुमको पता होगा 1.6 हो गया आएगा ऊपर, तो 1 पॉइंट और जाएगा, तो 1 पॉइंट हटाने के पास तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 20, 10⁻20/60। और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 100 2 को निकाल लेते हैं, यानी 2 निकाल लिए, उसके 10⁻18 रह जाएगा, अब बटा 16, यानी 4 चक 16 और 25 चका 100 और 4 छक 24, 4 6 24 और 0.25, यानी कि 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल गई, इतना निकल गया। उसी प्रकार यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो वही चीज क्या हुआ है, यहाँ बनाया गया है 1 निकाला गया है 6.25 × 10⁸18 कूलम। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ फंसते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों में अक्सर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी उपाय है कि दोनों का, देखो एक तो बात है कि दोनों का सेम डेफिनेशन नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जब द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल क्या होता है, एक पॉइंट से इनफिनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पर जा रहा है, एक पॉइंट से हमें चार्ज को ले जाना है तो ये इनफिनाइट तक जाएगा, इनफिनाइट तक जा रहा है पता नहीं है। जब इसी चार्ज को किसी पॉइंट के भी, दो पॉइंट के बीच डिफरेंस को पता कर लेते हैं, दो पॉइंट के बीच डिफरेंस को पता कर लेते हैं, तब कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब यहां ध्यान देना, इसकी जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इनफिनिट टू अ पॉइंट। इसका सिंबल सीधी भी से होता है पोटेंशियल का, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस का सेम एसआई यूनिट होगा, बिकॉज दोनों सेम है। इसका डिफरेंस जब माप देते हैं, दो पॉइंट के बीच डिफरेंस कितना चार्ज आ रहा है, तो उसी को हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि द मेजरमेंट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द मेजरमेंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि वर्क डन बटा पर यूनिट चार्ज। अभी बताएं पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट एसआई यूनिट होता है, 1 वोल्ट बटा 1 कूलम को हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा निकल के आता है एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट इसका 1 वोल्ट भी होगा और इसका 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बटा 1 कूलम। अगर तुमसे 1 वोल्ट का पूछना चाहेगा कि क्या होगा 1 वोल्ट बताओ, तो यहां से बता सकते हो दोनों में रिलेशन। यहाँ चार्ज पूछेगा, वर्क पूछेगा, सारा कुछ क्लियर। सिंपली है कि जब दो चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, इनफिनाइट तक जा रहा है, जब दो पॉइंट के बीच हम चार्ज को कितना चार्ज ले जा रहा है, इस काम को डिफरेंस देखते हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी इसका सिंबल होता है डेल्टा वी से इसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ही पढ़ना तुम लोग, क्या होगा, वी ही चलेगा काम। अब यहाँ ध्यान दो कि V बराबर, यानी V इसका SI यूनिट होता है, और यहाँ ध्यान दो अगर दो पॉइंट में जा रहा है तो V पॉइंट B से और पॉइंट B H से, दोनों को जब डिफरेंस मापते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन AB अब बटा Q, यानी चार्ज कितना चार्ज ला रहा है, यही है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका SI यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट के साथ साथ जूल पर कूलम होता है। अभी यहाँ पर हम मॉडिफाई करके दिखाएंगे कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी वोल्ट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है और इसका कूलम होता है, तो जूल पर कूलम इसका ऐसा यूनिट भी होगा, इसका ऐसा यूनिट। एक चीज सबसे बड़ी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस also known as वोल्टेज, इसी को वोल्टेज भी कहा जाता है, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इस वोल्टेज को जिस डिवाइस से मापते हैं वो वोल्ट मीटर कहलाता है। देखो वोल्ट मीटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग डिवाइस इज नोन एज वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, इसे पैरेलल कनेक्टेड किया जाता है।
बता रहे हैं, सिर्फ नोट कर लेना कि सिर्फ पैरेलल कनेक्टेड क्या होता है, पैरेलल सीरीज क्या हो रहा है, इसके आगे पढ़ने का है। उसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आएगा ओम्स लॉ। ओम्स पढ़ना है। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स ने एक थ्योरी दिया था इसके ऊपर, वोल्टेज और करंट के ऊपर। ये नहीं कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट, यानी जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इस वोल्टेज दुगना कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी दुगना हो जाएगा। और इसी को उन्होंने एक कांस्टेंट डाला इक्वल टू आई आर। ये जो R है हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट प्रॉपर्टीज हुआ, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ओम्स। ओम्स का कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हो गया ये R। इसी को R को ही हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अब यहां ध्यान से मेन फैक्टर आता है, यही दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट, ये डायरेक्टली करंट हो गया। यहाँ पीडी का मतलब जहां लिखेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद है इसको रेसिस्टेंस बोला जाता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को रेसिस्टेंस बोला जाता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ओम्स इज नोन एज रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस। यहां से एक फार्मूला आ गया, क्या? यहां से एक फार्मूला आ गया, R बराबर V बटा I होगा, V बटा I होगा। यहां एक चीज देखिए कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये तो बात सही है। यानी इस कंक्लूजन से ओम्स ने क्या क्या दिया वो लिखा हुआ, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो एक यहां ध्यान देना है, ओम्स लॉ से, ओम के लॉ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है, V बराबर आई आर। ये R क्या है? रेसिस्टेंस है। यहां से R बराबर निकालेंगे V अपॉन I। V अपॉन I मतलब वोल्ट बटा करंट, वोल्टेज बटा करंट। यहां ध्यान देना है कि ये जो रेसिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और यहां ध्यान देना है क्या कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ध्यान देना है कि दोनों को रेसिस्टेंस इज V अपॉन I। इस तीनों में से किसी को एक कांस्टेंट करके एक सवाल पूछा जाएगा, अगर बताओ रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करेंगे, जब इसको डबल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब V अपॉन I, तो I क्या हो जाएगा? V मान लेते कांस्टेंट है 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर 2, यानी क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जब इसको दुगना करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और जब इसको अगर आधा करेंगे रेसिस्टेंस को तो करंट क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच अपोज ऑफ फ्लो करंट थ्रू इट, यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा है, फ्लो कर रहा है, जो उसको अपोज करता है,
यानी कि अपोज करता है, उसको रेसिस्ट करता है। रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है रेसिस्ट करना, रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है रेसिस्ट करना, रुकावट पैदा करना, करंट में रुकावट पैदा करना, इसीलिए करंट के उल्टा चलता है, इसीलिए रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। यहाँ ध्यान देना, ये भी तो स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ से रेसिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट, और ये तो पता, और ये यहाँ तक बता दिए। इससे क्या कंक्लूजन निकला ओम्स के लॉ से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट चूंकि आर बराबर वी आई होता है, यानी वोल्टेज का वी होता है वी, और करंट का क्या होता है, करंट का एम्पियर, यानी कि इसका ओरिजिनली वोल्ट पर एम्पियर होना चाहिए, लेकिन इसको किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, ओम, यानी ओम ने क्या था इसका, तो इसीलिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यानी इसका एसआई यूनिट क्या हो गया जी, ओम हो गया, ओम हो गया, ठीक है, ओम हो गया। अब रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस इज डबल, उसको देखो एक, अगर इसी से हमें पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको क्या, तीनों में से एक को कांस्टेंट कर देगा और एक पर वैल्यू पूछेगा, एक पर प्रभाव पूछेगा, कहता है इफ रेजिस्टेंस इज डबल देन करंट हाफ, इफ रेजिस्टेंस इज हाफ देन इलेक्ट्रिक करंट गेट डबल। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो ये रेजिस्टेंस होता है किस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन व्हिच, फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये किस किस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये जो होता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी ये कहा गया इसमें कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना मोटाई बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी इक्वेशन से दोनों को करें तो L अपॉन A, तो R में एक कांस्टेंट जोड़ा गया इक्वल टू, तो इसको पढ़ा रो L बाई A, यानी कि यहां से इसको ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज रेसिस्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज रेसिस्टिविटी, ये कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या है ये, रेसिस्टिविटी है। अब दोनों एक से लिए तो इसमें से हमको रेसिस्टिविटी निकालना पड़ेगा। जितने सारे फॉर्मूले हैं, अभी तक बहुत सारा फॉर्मूला बन गया होगा, 2-4 माइंड में रखना पड़ेगा। अब यहां से रो का वैल्यू निकालेंगे तो रो बराबर यहां से आ जाएगा, रो बराबर ये R गुने A अपॉन L। अगर देखते हैं इसका क्या होता है एसआई यूनिट, R का एसआई यूनिट क्या था, ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है मीटर, मीटर से 1 मीटर कट जाता है, तो इसका एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। यानी कि समझ में आया, रेसिस्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। अब इसके बाद इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, रेसिस्टेंस के बारे में हम बहुत सारा बताएं कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शनल,
ये इससे हमको ओम मीटर आया, रो का वैल्यू कितना आया ओम मीटर, यानी कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट रो मीटर होता है। अब रेसिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करता है आके देखते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ थिकनेस ऑफ वायर व्हिच मेटल ऑफ लो रेसिस्टिविटी दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि जो बेस्ट यानी कि रेसिस्टिविटी है जो इसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और थिकनेस लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल किस चीज से बना है सिर्फ उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका रेसिस्टिविटी हाई रहेगा उससे करंट बहुत ही कम पास करेगा, और जिसकी रेसिस्टिविटी लो रहेगा वो गुड कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, करंट का होगा। तो यही है एलॉय हायर। यहां पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एलॉय हैव हायर रेसिस्टिविटी देन दैट कंसिस्ट metal they do not oxidize at a higher temperature. This is why they are used of heating element of devices such as iron, heater, tungsten. Generally is almost used filament of bulb are copper and aluminum used for electric transmission. यहाँ all over कहा जा रहा है कि हम है जो एलॉय को सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है रेसिस्टिविटी में हीटर के रूप में, यानी कि हम हीटिंग इफेक्ट में उसका काम आते हैं, यानी जिसका रेसिस्टिविटी सबसे हाई होता है, सबसे हाई। आप लोग को पता होगा नाइक्रोम का वायर, नाइक्रोम वायर है जिसका यूज हीटर में आयरन में यूज किया जाता है क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी हाई रहता है। रेसिस्टिविटी हाई रहने का कारण इसका यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। ये करंट को पूरी तरह से अपोज कर लेने के कारण ये हीट हो जाता है। आपको पता है बल्ब कैसे ग्लो करने लगता है, जब कोई बार बार यहाँ जैसे ये इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये कोई भी सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें बल्ब लगा दिया है, इसमें बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा देने के बाद इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, इसमें करंट आ रहा है और इसमें टंगस्टन वायर लगा रहता है। जब इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है, इलेक्ट्रॉन जब फॉलो करता है, इसमें बहुत बार रब होता है, धीरे धीरे देखते होंगे कि बहुत तेज धीरे धीरे हीट होता है। हीट होने के बाद ये ये हीट और लाइट में चेंज कर देता है, ये लाइट देने लगता है। इसीलिए इसका आयरन में यूज किया जाता है, हीटर में यूज किया जाता है। कभी घरों में जो भी होगा आयरन वगैरह उसमें नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है इसी। और देखो इसके बाद बोलता है एल्युमिनियम और कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर का वायर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यूज किया जाता है क्योंकि इसका लो रेसिस्टिविटी होता है, करंट को हाई बहुत ज्यादा मात्रा में पास करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। यानी रेसिस्टेंस को हम क्रम में जोड़ते हैं, दो क्रम में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। यानी सीरीज किसे कहेंगे, पैरेलल कब करेंगे, जब कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्सेक्यूटिवली लगातार एंड टू एंड जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है सीरीज। जैसे ये R1 लगाएं, ये R2 लगाएं, ये R3 लगाएं, ये कॉन्सेक्यूटिवली जोड़ा जाता है। और दूसरा पैरेलल होता है। पैरेलल में क्या होता है, इसको इस तरह से जोड़ा जाता है,